बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जी, आज बरोज़ जुम्मा और आज से हम फिर उस पाकिस्तान को देखने जा रहे हैं जिसमें कहीं न कहीं कोई उम्मीद थी, बनी थी पिछले कुछ अरसे में कि शायद कोई मुज़ाकरात से या मामलात से चीज़ें कुछ आगे बढ़े, लेकिन नहीं। और अब रात 12 बजे तक का वक़्त था और वो हदूद, वो क़यूद, वो जो हुज्जतें इमरान खान साहब तमाम कर रहे थे, वो जो मोहलतें दे रहे थे, जो वो ख्वाहिशें जो पूरी की गई इमरान खान साहब की शक्ल में मुज़ाकरात के 3 सेशन और 3 राउंड्स के अंदर, वो जो फ़रमाइशें थी, उन तमाम का सबका वक़्त रात 12 बजे ख़त्म हुआ। हकीकत तो यही है और अब मेरा ख़्याल है कि आज की तारीख़ से निज़ाम के दोबारा खड़कने का जो वक़्त है ना, वो अब हुआ चाहता है और बल्कि शुरू हो गया। अब दोबारा से इमरान खान साहब के कॉलम्स और दोबारा से इमरान खान साहब के एडिटोरियल्स गैर मुल्की जरीदों में, ये तमाम आलमी जरीदों में छपा करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ में अब इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस प्लेस करेंगे और जो मेरे पास खबरें हैं जी, वो ऐसे कई इकदाम हैं। मैं तो शायद चंद एक को आपको फिंगर टिप्स पे 6-7 का नाम दे दूँ। सिविल राइट्स की जो तंजीमें हैं, अब उन तमाम से रब्ता भरपूर तरीके से किया जाएगा, जिसकी बिना पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगते थे। देखें, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर इतना ज़्यादा सवाल उठ गया। बहरहाल बहुत कुछ होने जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक प्रिंसिपल डिमांड थी जो पूरा पाकिस्तान स्वाय चंद हुकूमती वज़रा के, मैं कहता हूँ नून लीग का भी एक एक वोटर और सपोर्टर भी ये बात मानता है कि वंस फॉर ऑल 9 मई हो या 26 नवंबर हो, इसको जुडिशल कमीशन के जरिए क्लियर करना लाजिम है। तो वो जो प्रिंसिपल डिमांड थी ना, 9 मई और 26 नवंबर की, उसमें कुछ नहीं हो सकता। और वो जो फैसले महफूज कर करके डराया जा रहा था, वो जो इतवार को दरवाजे अडियाला के खोल के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बरखिलाफ किया जा रहा था, वो जो हेलीकॉप्टर भेज के क्या कहते हैं बैरिस्टर साहब को, बैरिस्टर गौहर साहब को बुलाया जा रहा था, वो तमाम चीज़ें थी ना, वो था इमरान खान साहब को एक एंगेज करने का प्लान शायद। और ये शायद इजी ले रहे हैं कि मिस कैलकुलेशन है, इमरान खान साहब से मुतल्लिक मिस कैलकुलेशन है। और अब देखिएगा इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट भी बिल्कुल मुख्तलिफ टोन में बोलेगा। कुछ बातें की हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा भी उनके ऑफिशियल अकाउंट से। मतलब पीटीआई आज की तारीख के बाद मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। अवाम के सामने उस केस को स्टैब्लिश कर चुकी है कि देखें, इनकी ख्वाहिश थी, हमने मुज़ाकरात की टेबल भी सजाई। इनकी ख्वाहिश थी चार्टर ऑफ डिमांड लिख के देने की, हमने चार्टर ऑफ डिमांड लिख के भी दिया। इनकी ख्वाहिश थी कि ये 7 दिन के अंदर जवाब देंगे, 7 दिन क्या 9 दिन हो गए, इन्होंने हमें जवाब भी नहीं दिया। और ये चीज़ है। और इधर हालत ये है कि अमेरिका में हमारे वज़ीर दाखिला जिस शख्स से मिलते हैं, जो विल्सन से, वो मुलाकात की तस्वीर लगा के हमारे वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी, नीचे लिखता है फ्री इमरान खान। तो आप हालत देख लें कि हम जिससे मिलते हैं वो मिल तो रहा है, शायद एक कॉफ़ी शॉपी भी पिला दी होगी, लेकिन दिल में वो यही कह रहा है कि फ्री इमरान खान। ये बड़ी बातें हैं, ये कोई छोटी चीज़ें नहीं है, इसका इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त है। दूसरा, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया, करीबन 2:30 बजे के करीब वो इजलास होगा। और इम्कान जो है, जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं और जो इस्लामाबाद में पालिबान को जो कवर करते हैं, उनके मुताबिक कि आज के दिन फिर जुडिशरी की एड़ियाँ बांधने का वक्त है जी। पहले तो पैर और अंगूठे बांधे थे ना जनाजे के लिए, से पहले थे, अब उन्होंने कहा एड़ियाँ भी बांध देते। तो आज उसका बांधने का वक्त है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बंद बांधना है, क्योंकि टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। बकौल असद तूर साहब के ना, कि एक मुलाकात हुई जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की, चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के घर में, और उस मुलाकात में जस्टिस अमीनुद्दीन साहब भी थे उस मीटिंग में, जिसमें ये फैसला किया था कि एडिशनल रजिस्ट्रार जो नज़र अब्बास है, उनको कुर्बान करना है। और ये फिर हुआ, उनको ओएसडी बना दिया गया, जिससे मुतल्लिक जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हमें पता है कि आपकी क्या मजबूरियाँ हैं, और उसने खुद भी कहा कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया। तो कल का जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वैसे ही फैसला महफूज किया था। और क्योंकि वो कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, तो इसलिए पार्लियामेंट का इजलास इमरजेंसी में ही बुला लिया गया। और कहा जा रहा है कि आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस सवाल का जवाब दिया जाएगा जो कल उन्होंने अपने अदालती मावनीन से पूछा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की तश्कील एग्जेक्टिव कर सकता है, क्या चलते हुए केस को अचानक से जुडिशल ऑर्डर के बावजूद उसको आईनी बेंच के अंदर शामिल किया जा सकता है, क्या इन तमाम सवालों के जवाब बादियो नज़र में उन्होंने शोकस किया था चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को। और कहा जाए जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ना का फैसला महफूज कल का हुआ है, और हो सकता है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले पहले श्री मंसूर अली शाह साहब का फैसला भी आ जाए।
تو ریٹروسپیکٹو وے میں تو نہیں چلے گا نا کہ ان کا فیصلہ تو پہلے اگر آ گیا تو وہ پھر اپنی جگہ پہ اسٹینڈ کرے گا. بہت سی چیزیں آج کے حوالے سے اہم ہیں، بہت سی چیزیں آج کے حوالے سے اہم ہیں، کیونکہ اس کے لیے کوئی دو دو تین تین چار چار دن بھی نہیں ریکوائرڈ ہے نا. تو نہیں تو آپ کو پتا ہے اسی وقت ہی جسٹس قاضی فائز صاحب تو اپنے آرڈر بھی لکھوا دیتے تھے. تو بہرحال ادھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے متعلق ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ہے ہاں افواہیں ہیں کہ جسٹس عقیل عباسی صاحب کو بھی اپروچ کی، یہ کورٹ رپورٹ کر کہتے ہیں کہ یہ نہ ان کا فیصلہ جو ہے توہین عدالت والا ہے کہ ایک سے برابر آ جائے. کل انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ ہم چیف جسٹس کو اور یا جسٹس امین الدین کو یہ خط لکھنے جا رہے ہیں چیف جسٹس کو کہ فل کورٹ بنایا جائے. تو یہ تو کل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا. تو بڑی چیزیں، ہاں میں نے کہا اب ہنگامہ خیز دن شروع ہو گئے، لائک یہ والی چیزیں ہو گئی. ادھر صاحبزادہ حامد رضا صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم ڈی چوک جائیں گے. اور مطلب انہوں نے سڑکوں پر ڈی چوک پر آنے کی آپشن زیر غور رکھی ہوئی ہے. مگر میں اس بار اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ رہ کر جدوجہد کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی سے بھی رابطہ کریں، مولانا فضل الرحمان سے بھی، اور میری اطلاع کے مطابق علی امین گنڈا پور صاحب کو منع کیا ہے کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے متعلق کوئی بات نہیں کرنی ہے. تو اس باری جو سڑک پہ آنے کا پلان ہے وہ مشترکہ اپوزیشن پلیٹ فارم سے ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ ایسے نہیں آئیں گے، پہلی صف میں تمام اراکین پارلیمنٹ ہوں گے، قومی اسمبلی کے، سینٹ کے، صوبائی اسمبلی کے، پہلی صف میں وہ ہوں گے. اور پھر حکومت نے جس طرح مرضی ہمارا استقبال کرنا ہے وہ کرے، گولیاں مار کر اراکین اسمبلی کو مارنا ہے تو بس بالکل ماریں، اس کے بعد کارکنوں کی باری ہے. تو انہوں نے کہا ہم اس طریقے سے بھی ہیں. انہوں نے کہا یہی نہیں، اب ہم 12 بجے تک کی قتل تھی وہ ختم ہو گئی، اور اب عالمی اداروں سے رجوع کریں گے ہم لوگ. 1 لاکھ سے زائد عالمی عدالت انصاف یا بنیادی انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیومن رائٹس کی، انہیں کہ 1 لاکھ سے زیادہ ہم ای میلز کرنے جا رہے ہیں اور مؤثر اقدامات کریں گے ان تمام چیزوں کا. یہاں یہ چیز تھی. ادھر عمران خان صاحب کا تفصیلی پیغام آ گیا جو ان کی وکلا وغیرہ سے بات ہوئی، اس میں بھی عمران خان صاحب کئی جگہوں پہ موقع بھی دے رہے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کئی جگہوں پہ موقع بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ چیز مجھے ایسا لگا کہ ہے کہیں نہ کہیں. تو لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال وہ یہ ضرور کہہ رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ صاحبزادہ حامد رضا کے گھر اور مدرسے پر غیر قانونی چھاپے کی سختی سے مذمت کرتا ہوں. اردلی حکومت ایک جانب سے مذاکرات کا ڈھونگ چاہ رہی ہے، دوسری جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے. ہم اس چھاپے کے بعد مذاکرات کا عمل فوری طور پر روک رہے ہیں. مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان اور ہمارے اتحادی کے گھر پر چھاپا، ہماری مذاکراتی کمیٹی پر حملہ ہے. اس دوغلے پن اور بدنیتی پر مبنی مذاکراتی عمل سے کوئی خیر برآمد نہیں ہو سکتی. میں نے اپنی جماعت کو ہدایت جاری کر دی کہ تمام سیاسی جماعتوں، یعنی وہی بات اپوزیشن والوں کو، تمام جماعتوں کو پاکستان میں قانون کی حکمرانی، جمہوریت کی بقا اور انسانی حقوق کی پابندی کی خاطر اعتماد میں لے. ہم اس جعلی حکومت کے خلاف گرینڈ قومی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. پاکستان میں ہر جانب عدم استحکام کے ڈیرے ہیں. بلوچستان، جی ہاں یہ تو چھیڑا ہے عمران خان صاحب نے بقاعدہ. انہوں نے کہا بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے، وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال رہا. بلوچ گمشدہ افراد نے کہا چھیڑ ہے عمران خان صاحب. ٹون بدلے گی سر، بدلے گی. بلوچ گمشدہ افراد کا مسئلہ بہت سنجیدہ ہے، جس کے لیے مارنگ بلوچ کے ساتھ انہوں نے کہا اپنی آواز بلند کر رہی ہیں. مارنگ بلوچ اپنی آواز بلند کر رہی ہیں. بلوچستان والا حال اب پورے ملک کا ہے. مارنگ بلوچ کیا صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے بھی لوگ غائب ہیں، کارکن پی ٹی آئی کے اگر لاپتہ ہے. ہمیں اس مسئلے میں مارنگ بلوچ کے ساتھ ہے کہ لاپتہ لوگوں کی بازیابی ہونی چاہیے، اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے اس معاملے کو رکھیں گے. بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لائی جائے گی استحکام ممکن نہیں ہے. صاحب نے چھیڑنا شروع کر دیا ہے. انہوں نے کہا میں اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ذات کی خاطر کچھ نہیں مانگتا. میں اگر ان سے بات کروں گا تو صرف اور صرف ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہوگی. اصل کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہے، باقی سب ان کی کٹھ پتلیاں ہیں جو ان کے اشاروں کی منتظر رہتی ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ یا اسلام، یہ بالکل نہیں ڈھونڈی. انہوں نے کہا سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 جج صاحبان پر مشتمل کمیشن کا قیام کیا جائے. یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہو گیا تو جسٹس عامر صاحب ہو گئے، اور جن سے متعلق عمران خان صاحب کی ریزرویشن ہے. اس کے بعد ہو گئے محسن اختر کیانی صاحب ہو گئے. تیسرے ہو گئے وہ ہو گئے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جج مشتمل کمیشن کا قیام کیا جائے تاکہ 9 مئی اور 26 جی ہاں 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے انہیں کئی چیزیں کھل کر سامنے آ سکیں، واقعات میں ملوث اصل ذمہ داروں کو تعین ہو سکے. اس کے بغیر میں کوئی کمیشن قابل قبول نہیں ہے. بددیانت افراد کبھی نیوٹرل امپائرز کی حمایت نہیں کرتے. جوڈیشل کمیشن کے مطالبے کو مسلسل نظر انداز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ خود
9 मई के फॉल्स फ्लैग, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट खुद 9 मई के फॉल्स फ्लैग और 26 नवंबर के कत्लेआम में मुलव्वस है। 9 मई को इन्होंने खुद चौकियों से फौज और पुलिस को गायब किया, खुद आग लगाई और खुद से सीसीटीवी फुटेज गायब करके इल्जामात बेगुनाह सियासी कारकुनान पर डाल दिए। 26 नवंबर को भी हमारे लोगों को शहीद और जख्मी किया गया और बाद में हमें ही दहशतगर्द करार दिया गया। हमारे कम से कम 14 अफराद शहीद किए गए, कई अफराद जख्मी और गुमशुदा हैं। हज़ारों लोगों को बेगुनाह जेलों में रखा हुआ है। कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत के चक्कर काट रहे मगर कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही। मलिक रियाज का हालिया बयान है कि अगर वो अपना मुंह खोलें तो बहुत से लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैं मलिक रियाज से दरख्वास्त करता हूं कि बताएं कि पिछले 30 साल में कौन कौन से जज, जर्नैल और सियासतदानों ने उनसे पैसे और दीगर माली फ़वाइद हासिल किए, ताकि कौम को मालूम हो सके कि कौन से चेहरे इस गंदगी में मुलविस रहे हैं। ये सब जो आज बोगस अलकादिर केस पर तनकीद कर रहे हैं, कितने दूध के धुले हैं, दुनिया को मालूम होना चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मेरा पैगाम है, इस हुकूमत को तफसीलात ज़र भेजना अपने हाथ खून से रगड़ने के मुतरादिफ है। ये हुकूमत अपने ही शहरी के कत्लेआम में मुलविस है, लिहाजा इनको तफसीलात ज़र भेजने का सख्ती से बाइकआउट करेंगे। इमरान खान साहब तो यहाँ चल रहे हैं। जी हाँ, और सुनिए जी, इसके अलावा ये खबर बहुत अहम है, इमरान खान साहब की जो बात आपने सुनी। जी हाँ, यहाँ एजाज सैयद साहब की खबर है। वो कहते हैं मलिक रियाज साहब को काफ़ी देर से मनाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब के खिलाफ आदम गवाह बन जाए। उन्होंने कहा कुछ लोग दुबई में मलिक रियाज साहब से मुलाकात करने के लिए भी गए, उनको मनाने की कोशिश की, नहीं माने। वो कहते हैं इमरान खान साहब को के खिलाफ गवाही के लिए उन्हें मनाने की जो कोशिश की है, उसमें साबिक DGISI जनरल नदीम अंजुम भी गए थे दुबई। खुफिया तौर पर मलिक रियाज साहब से उन्होंने मुलाकात की थी, मगर मलिक रियाज साहब नहीं माने, आगे बढ़े। मुख्तलिफ चीज़ें ना मलिक रियाज साहब के। मैं वैसे तो मैं बड़ी बात है, बड़े बड़े लोग नजर आते होंगे इमरान खान साहब की, वैसे कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन फिर सारे प्रोजेक्ट तो इंसानों से ही चल रहे होते हैं ना। तो उस वक्त जो इंसान है ना, वो इमरान खान के साथ है पाकिस्तान में। देख लेते हैं सारी चीज़ें काफ़ी स्टेक पे लग जाएंगी। मैं वैसे ही थोड़ा नेगेटिव अप्रोच के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी बड़ी बात है, परवेज़ इलाही साहब, ये मतलब ये कोई छोटी चीज़ें नहीं है सर। शुक्र है ये बदल रहे हैं पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें। देखिए ये लोग भी नजर आती हो गए, बड़ी बात है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश करने के लिए DGISI नदीम अंजुम भी गए हैं, मगर मलिक रियाज साहब को अंदाजा। हाँ, रात को क्या एक इंटरव्यू हो रहे थे, हमारे दोस्त सलमान दुरानी साहब को भी दे रहे थे इंटरव्यू। एक जनरल साहब है, जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, वो कहते हैं मलिक रियाज साहब को ना गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है। ठीक है, जो रियासत है ना, वो बिल्कुल भी इस तरफ नहीं सोच रही। उन्हें मलिक रियाज साहब को पकड़ लेना और इस सिलसिले में उनको गिरफ्तार करके लाया है। चलो करो तो सही। अगले ने पूरी की पूरी सोसाइटी कायम कर दी है, उसका प्रोजेक्ट है। इतना आसान हो तो क्या ही बात है। देखें ज़रा रियासत पर जोर लगा के देख लें, लेट्स सी, ये तमाम चीज़ें। तभी ख्वाजा आसिफ साहब की बड़ी बात है। देखिए इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, ख्वाजा साहब कहते हैं 26 नवंबर का जुडिशल बनाने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या हुआ 26 नवंबर को, वो ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा कोई गोली नहीं चली। तो साफ़ी ने कह दी जनाब, फिर अगर ख्वाजा आसिफ साहब गोली नहीं चली तो जुडिशल कमीशन बना दें, इमरान खान साहब को शर्मिंदा कर दें। तो वो दाएं बाएं देख रहे थे, कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक ये हाँ, बकौल मुस्तफ़ा नवाज खोकर बड़ा तगड़ा जुमला, खूबसूरत जुमला। मैंने कहा इमरान खान साहब डील की सियासत से बहुत बड़ा हो चुका है, बड़ी बात है, बड़ा जुमला उनका। वो कहते हैं ना, बिलावल साहब ने बड़ी कोशिश की, कायद आज़म का ख्वाब था, फिर भुट्टो साहब का ख्वाब था, बेनज़ीर भुट्टो साहब का ख्वाब था। वो ख्वाब कैसे पूरा हुआ है? सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जज लगाए गए हैं। कुछ ऐसे जज भी हैं जो टिकट होल्डर भी थे पीपल्स पार्टी के, है ना मज़ेदार बात। कुछ ये सारे इन्होंने अपने पीपल्स पार्टी वाले लगा दिए। ये होता है बिलावल भुट्टो साहब का, जो उनका ख्वाब ऐसे पूरा किया, 12 के 12 पूरी अदालत ही पीपल्स पार्टी की होगी, हाई कोर्ट। कैसी मज़ेदार बात है यार, कमाल नहीं है? ये है कमाल 26वीं का। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और हम जैसे कुछ लोगों की तकलीफ़ों को समझें। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। फीडबैक से मुतल्लिक़ दुआ करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।